हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग जो शीट मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो मैं डिस्कस कर दूंगा आज। जैसा कि मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के ऊपर जो हमने लेक्चर लिया था उसके ऊपर मैंने आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए थे, जिसमें कि टोटल 32 क्वेश्चंस थे। और उस 32 क्वेश्चंस में जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले थे वो माइटोकॉन्ड्रिया से थे और प्लास्टिड से भी थे, जो हमने प्रॉपरली डिस्कस कर लिया था उनके थ्योरीज को। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस थे काफी इजी थे, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था और शायद ये नीट को अटैक करने वाले क्वेश्चंस थे। जैसा कि अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये काफी इजी था, ये डायरेक्ट आंसर था। हु ऑब्जर्व द माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट? किसने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया है? जिसमें कि कॉलिकर का नाम सबसे पहले आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो कॉलिकर ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, अपने को देखना भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एटीपी इज फॉर्म्ड इन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि जो एटीपी फॉर्म हो रहा है वो कहाँ होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो एटीपी को स्टोर भी करता है, वो वहां पे फॉर्म भी करता है, वहां पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, वहां रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड राइबोसोम्स। And all the three, second, third and fourth option is not very appropriate. They are having very different functions. So according to the option A is the correct answer, which is mitochondria. Mitochondria is the correct answer for question number 2. Now question number 3 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि F1 पार्टिकल्स आर आल्सो कॉल्ड एज। जो F1 पार्टिकल्स थे, जो हमने बात किया था कि क्रिस्टी पे जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 3 पार्ट्स थे, हमने उसको बेस कहा था, स्टॉक कहा था और हेड कहा था। और उसके नाम क्या है? तो F1 पार्टिकल्स का जो नाम है उसे फर्स्ट ऑप्शन कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स कहते हैं, तो ऐसा हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, तो जी हाँ, और ये हमने पढ़ा है। सो F1 particles are also called as elementary particle. The B is the correct answer. Elementary particles. Elementary particles. Now coming to the question number 4 is also very it is question number 4. F1 particles और ऑक्सीजोम और एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन। मतलब F1 पार्टिकल्स के 3 नाम वहां पे दिए हुए हैं। आप जो क्वेश्चन करते हो तो वहां से भी आपको थ्योरीज के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। जैसे यहाँ पे आप देखिए F1 पार्टिकल को ऑक्सीजोम जैसा हमने पढ़ा है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दिट इज वेरी, जैसे ही ऑक्सीजोम की बात आती है तो हम समझ जाते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात करने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया से डेप्थ जाएगा तो भाई क्रिस्टे की बात होगी वहां पे, ठीक है। तो F1 particles और ऑक्सीजोम और elementary particles are present in first option endoplasmic reticulum, second chloroplast, third mitochondria and fourth one is Golgi complex. So a very clear answer is what? The mitochondria. Mitochondria. Question number 5 ये क्या कह रहा है? The number of mitochondria increases in cells of। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो इंक्रीज करेगा, कौन सा सेल में इंक्रीज करेगा? पहला दे रहा है डोरमेंट सीड्स, सेकंड जर्मिनेटिंग सीड्स, थर्ड वन इज ड्राई सीड्स एंड फोर्थ वन इज डेड सीड्स। तो हम लोग क्या जानते थे थ्योरी में कि जैसे ही वैसे सेल्स जिनके पास ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, जो ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे, उनके केस में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द लेस एक्टिंग सेल्स। जो सेल्स के पास कम एक्टिविटी होगी उनके पास नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो भी कम होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर डोरमेंट सीड्स है मतलब एक लेवल पे वो मैच्योर हो चुका है। दूसरा जर्मिनेटिंग सीड्स है, तो वहां पे उसको सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वो डेवलपिंग, वो जर्मिनेट कर रहा है, राइट। तो जहां पे डेवलपमेंट की बात आती है, जहां ग्रोथ की बात आती है, वहां एटीपी का ज्यादा कंजम्पशन होता है और एटीपी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो उनके केस में सबसे ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ से ही हो सकता है, ओके। सो द ऑप्शंस आर डोरमेंट सीड्स, जर्मिनेटिंग सीड्स, ड्राई सीड्स। ड्राई सीड्स बोले तो अब ये कल्टीवेशन के लिए रेडी है,
ठीक है। तो कल्टीवेशन के पर्पस के लिए उसे हम ड्राई कर लेते हैं, अब वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, उसको माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको एटीपी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती है। और तीसरा तो डेड स्टेट्स कह रहा है, जो कि डेड हो चुके हैं, जो कि अब किसी काम के बचे ही नहीं है, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का तो कोई रोल ही नहीं होगा, राइट। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? द बी इज व्हाट? बी इज germinating seeds. Germinating seeds is the correct answer for question number 5. Now coming to question number 6. In prokaryotes the mitochondria are absent. प्रोकैरियोट्स के केस में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है क्योंकि वहां पे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इवन देन क्रेब्स साइकिल्स अकर, क्रेब्स साइकिल वहां होगा, है ना। क्रेब्स साइकिल के बारे में मैं आपको रेस्पिरेशन जब होगा तो वहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा। हालांकि थोड़ा सा हमने इसका नाम यहाँ पे भी लिया है कि भाई ये क्रेब्स साइकिल होता कहाँ है, क्यों होता है, ये थोड़ा सा मैंने एकदम शॉर्ट डिस्कशन हम लोग किए थे उस पे अपने लेक्चर में। तो इवन देन क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस, व्हाट इज द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इन बैक्टीरिया। तो हमने जब इंट्रोडक्शन का पार्ट लिया था, जब हमने फाउंडेशन पढ़ा था और जब ये सेल को थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट किए थे, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो मेम्ब्रेनल मॉडिफिकेशंस होते हैं, द मेसोसोम, जिसके केस में जो बात हमने, जो थ्योरी हमने डिस्कस कर रखा है पहले ही, कि वो मेसोसोम जो है इट इज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो एटीपी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो इस केस में मेसोसोम जो है इज वेरी इक्वल टू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ राइबोसोम, second is nucleoid, the third one is cytoplasm and fourth one is mesosome। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा for question number 6 is what? The mesosome, and this is what the fourth option, the D, okay। The next question is question number 7। question number 7 क्या कह रहा है? The site for cellular respiration, again it is very easy question। जो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो साइट होता है वो हम सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल ऑर्गेनेल है जहां पे रेस्पिरेशन प्रोसेस की जाती है। और ये जो आंसर है ये सी ऑप्शन में हमें दिख रहा है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 द सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एराइजेस, कहां से वो एराइज करते हैं। तो हमने सेल डिवीजन में भी पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। वहां पे हम ओरिजिनेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, जब यहाँ पे ओरिजिनेशन की बात होगी तो वहां पे ऑप्शंस बदल जाएंगे, उनके आंसर बदल जाएंगे, राइट। लेकिन ये एराइज करते हैं कैसे भाई? तो वो एक तो ग्रोथ होता है उसमें और वो सिंपली डिवाइड कर जाते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, नए सेल में जाने के लिए वो टूट जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, एक सिंपल ब्रेकेज की प्रोसेस होती है और फिर वो डेवलप होकर के बाद में डिवाइड होता है और जो डॉटर सेल्स होते हैं उनके केस में इक्वल नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हम सीधे सर्च करेंगे, बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड ऑप्शन कहता है फ्रॉम नॉन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्रॉम प्रीकर्सर्स ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब जो प्रीकर्सर्स ऑफ साइटोप्लाज्म होते हैं वो आगे फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म करते हैं, ऐसा कहता है। नन ऑफ द अबव। सो ए ऑप्शन इज वेरी करेक्ट एंड दैट इज व्हाट? बाय ग्रोथ एंड division of pre-existing mitochondria. So for question number 8 the correct answer is what? The question number 8 के लिए correct answer क्या है? A हो जाएगा। Now coming to question number 9, mitochondria are the storehouse and powerhouse of, storehouse और powerhouse किसके लिए है? ATP की वजह से ही उससे हम ये सारी बात उसके लिए हम करते हैं। पहला ऑप्शन फैट दिया है, the next is ATP, the next is glucose and the next one is the glycogen. So for question number 9 B option is very correct which is the ATP, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के लिए ही हम बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ATP के लिए ही जाना जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? Who first introduced the term mitochondrion? माइटोकॉन्ड्रियन टर्म किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था? ये हमने अपने थ्योरी में देखा है कि बेंडा ने।
तो यहाँ पे भी डायरेक्ट आंसर है, दिस इज व्हाट द बेंडा इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया आर यूजुअली फाउंड इन, कहाँ पे मिलेंगे? तो पहला ऑप्शन है कि भाई वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होंगे, दूसरा ऑप्शन कहता है कि वेजिटेटिव सेल्स में होंगे, थर्ड ऑप्शन कहता है बोथ रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव सेल्स में प्रेजेंट होंगे, और चौथा ऑप्शन कहता है कि किसी में नहीं होंगे। तो चौथा ऑप्शन तो कहीं होता ही नहीं है, वो तो एप्लीकेबल ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता ही हम सभी जानते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स हो या वेजिटेटिव सेल्स हो, उनको ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होगी, और जिनको ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, जो ग्रोथ करते हैं, उनको एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, और जिनको एटीपी की रिक्वायरमेंट है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। ओके, सो here the C option is very right. The best is what? Both reproductive and vegetative cells. Both reproductive and vegetative cells is the correct answer for question number 11. क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं हम। Which organelle has electron transport system, ETS या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इसे कहते हैं, किसके पास होगा? वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो एक बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में एटीपी प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम है। वो मैं आपको रेस्पिरेशन का जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है, और वही करता भी है। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 12 द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्रेजेंट होगा वो किसके पास होगा भाई? वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। दिस इज व्हाट प्रेजेंट इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के केस में प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या कहता है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो हम जानते हैं जहाँ रेस्पिरेशन होगा वह रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होगी। जैसा कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमारा कोई पूछता है कि आपका पता क्या है, तो हम पता वही बताते हैं जहां हम रहते हैं, ठीक है। तो जहां रेस्पिरेशन एंजाइम होगा, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होंगे, वहीं रेस्पिरेशन हो सकता है। इट इज नॉट वेरी पॉसिबल कि हम रेस्पिरेटरी एंजाइम कहीं और रखें और वो प्रोसेस कहीं और हो। तो जो ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च होगा एटीपी का, वो सेल कभी नहीं चाहता है। हम खुद नहीं चाहते हैं, हम डे टू डे लाइफ में भी ये चीज हम नहीं चाहते हैं कि वह ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंस होता है वो हमारे ऊपर पड़े। ओके, so for that sake question number 13 respiratory enzymes are present in, कहां प्रेजेंट होंगे भाई? तो जहां रेस्पिरेशन होगा, this is what the mitochondria। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सारे ऑप्शंस में माइटोकॉन्ड्रिया ही आ रहा है, क्योंकि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया ही पढ़े हैं और उससे रिलेटेड ही हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिससे कि हमारी थ्योरी और कंक्रीट हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। बेसिकली बेटा जो एमसीक्यूज हम करते हैं, एमसीक्यूज करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा एमसीक्यूज करोगे, आपका जो थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट होगा वो उतना ही ज्यादा कंक्रीट होगा एंड क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ऑटोनॉमिक जीनोम सिस्टम इज प्रेजेंट इन, मतलब जो ऑटोमेटिक हमने बात किया था माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, हमने बात करी थी प्लास्टिड के क्लोरोप्लास्ट के केस में कि वहां पे सेल्फ रेप्लिकेटिव ऑर्गन है, ये ऑर्गेनेल्स हैं ये लोग, इनके पास खुद का जीनोम प्रेजेंट है, तो ये सेल्फ ऑटोनॉमिक सेल ऑर्गेनेल भी इसे कहा जाता है। तो जो ऑटोनॉमिक जीनोम सिस्टम होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के साथ ही होगा। तो वहां पे हम वो ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे कभी भी जब भी ऑटोनॉमिक जीनोम सिस्टम की बात होगी या सेल ऑर्गेनेल की बात होगी जिसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी होगा। जो ऑटोनॉमिक सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट की हम बात करेंगे और फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। So here C option, that is what the mitochondria and chloroplast की जो बात होगी वो यहाँ पे एकदम परफेक्ट बैठेगी। ओके, क्योंकि हम कभी भी बेटा हम क्या सर्च करते हैं, हम बेस्ट जो ऑप्शन होता है उसे हमें सेलेक्ट करना है, तब जाकर के जो नीचे वाले हैं हमें 4 नंबर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन इज फाउंड इन, सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन किसके केस में प्रेजेंट होता है? तो क्लोरेला के केस में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे देखिए माइक्रोस्टेरिया
जो माइक्रोस्टेरिया होता है उनके केस में भी सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ता रहता है। स्पर्म सेल में कुछ और होते हैं, बाकी के सेल्स में कुछ और होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रो राइजोपस, नॉस्टॉक, येलोथ्रिक्स, ये जो सारी बातें हुई, वहां पे सिंगल नहीं ज्यादा का नंबर रहता है। सो द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव टू सेलेक्ट, दैट इज व्हाट, माइक्रोस्टेरिया। माइक्रोस्टेरिया के केस में जो नंबर होगा माइटोकॉन्ड्रिया का वो सिंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भाई, ये देखिए, शायद क्रिस्टे के बारे में अटैक कर रहा था। क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पजेस, क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, उसी ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो क्रिस्टे से रिलेटेड होती है। तो हम जानते हैं कि वहां पे ऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है, या फिर उसको आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स कह सकते हैं, या आप उसे F1 पार्टिकल्स कह सकते हैं। तो ऑक्सीजोम आपको सीधे दिख रहा है यहाँ पे ए ऑप्शन में, जिसे आप आराम से आंख बंद करके सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजोम। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन जितना क्वेश्चन बड़ा होता है उतना ही इजी भी होता है। द ऑर्गेनेल्स विच आर रिगार्डेड एज पावर हाउस, पावर हाउस की बात आ रही है, मतलब सॉरी वो सीधे सीधे इंडिकेट करेगा माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इन विच द ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस टेक्स प्लेस आर, कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा, वो तो लाइट एब्जॉर्ब करता है, राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिटेल में मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक राइबोसोम के बारे में हम जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो हमने फाउंडेशन कोर्स में डिस्कस कर रखा है पहले ही। तो यहाँ पे ऑप्शन अपने पास बचता है फॉर क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट, ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria is the correct answer for question number 17. Now coming to question number 18. Folding of inner membrane of mitochondria are called as, जब इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग होती है, वो फोल्डिंग क्या है, जैसे मान लीजिए ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन, तो ये कुछ इस तरह की फोल्डिंग हो जाती है, इसमें एक ऐसी फोल्डिंग हो जाती है। तो इस फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, इस फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं भाई, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टे। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्रिस्टे कहते हैं। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे क्रिस्टे कहाँ दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 में जो फर्स्ट ऑप्शन है वहीं पे क्रिस्टे के बारे में चर्चा की गई है। फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज क्रिस्टे, इट इज नॉट कॉल्ड एज ग्रैनम, इट इज नॉट कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, और इट इज नॉट कॉल्ड एज सैक, सैक लाइक स्ट्रक्चर। हम थैलाकोइड की जो हमने बात करी थी, हमने मान लीजिए थैलाकोइड के बाद हमने जो डिस्कस किया था वहां पे ग्रैनम की बात करी थी हमने। तो ये सारा जो पार्ट है वहां पे कुछ अलग स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 18, क्रिस्टे का जो फॉर्मेशन होता है वो इनर मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन की वजह से होता है, या इनवर्ड इन्वेजिनेशन होता है, एक तरह से इनवर्ड फोल्डिंग होती है और वो अंदर में मॉडिफाई करते हैं, जिनके ऊपर ऑक्सीजोम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। Now coming to question number 19, ये question number 19 क्या कह रहा था, पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट आंसर एकदम क्लियर है ये कि माइटोकॉन्ड्रिया की ही बात होगी। माइटोकॉन्ड्रियन यहाँ पे दिया है तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट्स, वैसे सेल ऑर्गेनेल्स जो प्लांट में मिलेंगे, गोल्गी का ओनली सॉरी सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड ओनली इन केस ऑफ प्लांट्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स तो प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में प्रेजेंट होगा। प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट होगा, जो जिसके पास क्लोरोफिल होता है, हम लोग हरे नहीं दिखते हैं क्योंकि अपने पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो प्लास्टिड यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, सी ऑप्शन प्लास्टिड, और डी गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, वो तो दोनों के केस में प्रेजेंट रहेगा। Now coming to the question number 21, क्या कह रहा है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होगा भाई, तो ये भी एकदम क्लियर ऑप्शन है कि क्लोरोप्लास्ट के केस में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होगा। सो बी ऑप्शन हियर इज क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 22 कह रहा है द ब्राइट कलर ऑफ रेड फ्रूट्स
द ब्राइट कलर ऑफ राइप फ्रूट्स आर ड्यू टू, किसकी वजह से है, तो वहां पे हम क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट तो पूरा कलरलेस ही होता है। तो जो अट्रैक्टिव कलरिंग जो हम देखते हैं, दैट इज ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट, दैट इज जनरली ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट। इन सम कंडीशंस क्लोरोप्लास्ट में भी कुछ अलग सिर्फ क्लोरोफिल ही नहीं होता है, वहां पे बाकी के कुछ और पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जनरली फॉर द ब्राइट कलर्स ऑफ राइप फ्रूट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्रोमोप्लास्ट को ही सेलेक्ट करेंगे, क्रोमोप्लास्ट। Coming to the question number 23, plant cell is differ from animal cell because of, plant cell जो है एनिमल सेल से डिफर करता है, क्यों डिफर करता है, ये हमें अब बताने की जरूरत है ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट सेल, मतलब सेल प्लांट सेल में सेल वॉल तो प्रेजेंट है, लेकिन जो क्लोरोफिल है वो एब्सेंट है प्लांट सेल में। पहले ऑप्शन के हिसाब से तो हम जानते हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ओके, तो ये ऑप्शन हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोफिल इन प्लांट सेल, ये सही है कि सेल वॉल भी है प्लांट सेल में और क्लोरोफिल भी है। सी ऑप्शन जो कहता है द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ये तो यही गलत हो गया, प्लांट में ही, प्लांट सेल में ही सेल वॉल नहीं है, ये तो ऑप्शन ही गलत है, तो इसकी तरफ हम आगे नहीं भी बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, फिर से वही एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, तो सेल वॉल तो प्रेजेंट रहना ही है, तो जो बी ऑप्शन होगा यहाँ पे दैट इज वेरी करेक्ट। द प्रेजेंस ऑफ cell wall, the presence of cell wall and chlorophyll in plant cells, this is the main reason due to what a plant cell differs from an animal cell। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्या कह रहा है, इन विच प्लास्टिड्स आर नॉट फाउंड, किसमें प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं है, बैक्टीरिया एंड फंगाई, इनके पास जो एक लेवल पे जो प्लास्टिड्स की जो बात होती है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। सो द फोर्थ ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। अगर मान लीजिए बैक्टीरिया में बैक्टीरिया में प्लास्टिड है तो वो कलर होगा कुछ ना कुछ, फंगाई में, ब्लू ग्रीन एल्गी में तो कलरेशन पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब वहां पे प्लास्टिड भी प्रेजेंट नहीं होगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स, मतलब 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगे, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सिंगल मेम्ब्रेन, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम। अब यहाँ पे सीधा सीधा क्लियर आंसर अपने पास क्लोरोप्लास्ट, ज्यादा ऑप्शंस की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। These are a very simple questions जिसकी पॉसिबिलिटी होती है नीट में पूछे जाने की, क्योंकि वहां पे भी मैक्सिमम जो परसेंटेज होते हैं 40 to 60% एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कि सारे बच्चे उसे सॉल्व कर सकें, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26, थैलाकोइड्स आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, किसका कंस्टिट्यूएंट है थैलाकोइड, तो वो भाई क्लोरोप्लास्ट में हमने पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया में तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थैलाकोइड्स नहीं है, राइबोसोम्स में नहीं है, तो आंसर यहाँ एकदम क्लियर है, ए, दैट इज व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, फ्रेट चैनल्स आर एसोसिएटेड विद, जो फ्रेट चैनल क्या है वो स्ट्रोमा लैमेला का ही दूसरा नाम है, फ्रेट चैनल कुछ अलग स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रोमा लैमेला या इंटर ग्रैनुलर ब्रिज जिसको कह सकते हैं, जो 2 ग्रैनम के बीच में कनेक्शन का काम कर रहा है, उसी को हम फ्रेट चैनल कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है 2 ग्रैनम ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट, सेकंड 2 लैमेला ऑफ अ ग्रैनम, 2 plastid of a cell and 2 chondrosomes, so 2 granum of the first option, 2 granum of
क्लोरो ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कहता है? क्लोरोप्लास्ट में क्रोमोप्लास्ट में बी ऑफ ऑरेंज कलर, रेड कलर, येलो कलर। तो हम जानते हैं कि रिपिनफ्रेट्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं। वैरायटी ऑफ कलरेशन वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हम सेलेक्ट कर लेंगे, सारे कलर्स प्रेजेंट होते हैं इनके केस में। ऑल ऑफ द अबव शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो ये क्या कहता है? The thylakoid in chloroplast are arranged as, क्लोरोप्लास्ट में थैलाकोइड की अरेंजमेंट कैसी होती है? तो हम क्या जानते हैं इसके बारे में कि जो थैलाकोइड्स होते हैं दे गेट्स स्टैक्ड, या ग्रैनम जो होता है स्टैक्स ऑफ कॉइन कहते हैं, मतलब एक के ऊपर एक रखा जाता है, वो ऐसा एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, तब जाकर के ग्रैनम के फॉर्मेशंस होते हैं। तो दे आर स्टैक्ड डिस्क, इंटरकनेक्टेड तो है नहीं, इंटरकनेक्टेड सैक्स नहीं है, दे आर स्टैक्ड डिस्क। सो सी हियर स्टैक्ड डिस्क्स। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, 30 नॉट 13। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलियोरोप्लास्ट इज कंसर्न? एलियोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? तो एलियोरोप्लास्ट क्या है भाई? वहां पे एलियोरोप्लास्ट की जो हम बात करते हैं तो वहां पे प्रोटीन का स्टोरेज होता है। हमने प्लास्टिड में 3 कैटेगरी पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में और 3 कैटेगरी आई थी, एलियोरोप्लास्ट एक वन ऑफ द जो कैटेगरी थी वहां पे वो एल्यूरोप्लास्ट थी, सेकंड अमाइलोप्लास्ट थी एंड थर्ड इज इलायोप्लास्ट। तो जो एल्यूरोप्लास्ट थी उनकी फंक्शनिंग क्या करती थी? वो फंक्शनिंग कर रही थी स्टोरेज का काम कर रहा था, किसका? प्रोटीन का। अमाइलोप्लास्ट क्या काम कर रहा था? अमाइलोप्लास्ट का जो काम था वो उनका फंक्शनिंग था कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का, और जो इलायोप्लास्ट था दे स्टोर फैट ऑयल्स एंड लिपिड्स, ऐसे हमने वहां पे पढ़ा था। तो सीधा क्लियर आंसर है कि जो एलियोरोप्लास्ट होगा वो दे आर वेरी कंसर्न्ड विथ प्रोटीन स्टोरेज, प्रोटीन के फॉर्मेशंस नहीं, प्रोटीन के स्टोरेज। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31 which is the second last question, group of thylakoids, very clear, granum is the A option, granum। And the last question number 32, extra nuclear DNA is found in case of, हम क्या जानते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए किस में प्रेजेंट होता है? हाँ, क्लोरोप्लास्ट, एकदम क्लियर है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस के अलावा डीएनए क्लोरोप्लास्ट में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑप्शन है, क्या ऑप्शंस क्या क्या हैं? क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस। तो राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस के पास सिर्फ न्यूक्लियर डीएनए होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए नहीं होता है। टर्म को समझिएगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, एक्स्ट्रा प्लस न्यूक्लियस डीएनए, न्यूक्लियस का डीएनए से एक्स्ट्रा डीएनए जहां पे होगा तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्फ जीनोम होता है, क्लोरोप्लास्ट का सेल्फ जीनोम होता है। तो यहाँ पे हम ए ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और नीट वाले हमें 4 मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चों आज अभी तक हमने टोटल 32 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, जो मैंने आपको एज अ शीट, एज अ होमवर्क प्रोवाइड किया था। जो क्वेश्चन का सेट हमने आपको प्रोवाइड किया था उसके लिए हमने 32 क्वेश्चंस दिए थे, हमने डिस्कस कर लिए। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस काफी इजी लगे होंगे अगर आपने थ्योरीज को बेटर वे में स्टडी किया है। तो थ्योरी को जब आप बेटर वे में पढ़ोगे तो क्वेश्चन काफी आराम से ये सॉल्व होता है, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपका और ज्यादा क्लियर हो जाता है। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।